महज 40 लाख की आबादी, दुनिया का शायद सबसे छोटा देश, मगर फिर भी इजराइल जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है। आखिर क्यों इजराइल के आगे दुनिया के बड़े से बड़े देश कांपने लगते हैं? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद। आखिर क्यों मोसाद जो है वो दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए आखिर क्यों बेहतरीन प्लानिंग एग्जीक्यूशन के साथ साथ दिलेरी भी क्यों दिखानी पड़ती है, और हम ये भी जानेंगे कि इजराइल जैसा देश हमें सिखाता क्या है। क्या आप जानते हैं कि इजराइल को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश का दर्जा क्यों दिया जाता है? चारों तरफ से खूंखार दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी इजराइल का कोई बाल भी बाका क्यों नहीं कर पाता है? महज 40 लाख की आबादी का देश, फिर भी करोड़ों आबादी वाले दुश्मन देश इस छोटे से मुल्क से खौफ क्यों खाते हैं? आखिर इजराइल का नाम सुनते ही उसके दुश्मन थर थर कांपने क्यों लग जाते हैं? दरअसल इसकी वजह है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। अगर आतंकी दुनिया में सबसे ज्यादा खौफ किसी से खाते हैं तो वो है इजराइल की एजेंसी मोसाद। साल 1967 में मोसाद ने पहली बार ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया था और ऐसा सबक सिखाया था जिसे आतंकवादी आज तक नहीं भुला सके हैं। घर में घुसकर मारना क्या होता है, ये मोसाद ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट में दिखाया था। 27 जून 1967 जब एयर फ्रांस का जहाज तेल अवीव से पेरिस की तरफ उड़ा तो उसने एथेंस शहर में फ्यूल भरवाने के लिए हॉल्ट किया। इस जहाज में कई सारे इजरायली सिटीजन थे, लेकिन जब ये जहाज वापस उड़ा तो उसे खूंखार आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और उसे वो लीबिया की तरफ ले उड़े। और कुछ देर बाद दोबारा फ्यूल भरने के लिए आतंकी इस जहाज को युगांडा की तरफ ले उड़े। आतंकियों को ये पूरा भरोसा था कि युगांडा और इजराइल में 4000 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर कभी भी इजरायली कमांडो नहीं पहुँच सकते हैं। आतंकियों ने युगांडा को इसलिए चुना था कि इजराइल और युगांडा में दूरी बहुत थी, और दूसरी वजह थी युगांडा के राष्ट्रपति इदी अमीन जो इजराइल से बहुत नफरत करता था। ये इदी अमीन वही था जिसके बारे में ऐसी बातें भी की जाती हैं कि ये इंसानों को मारकर उनका मांस खाता था और अपने दुश्मनों को तड़पा के मारने के बाद उनका सिर काट के ट्रॉफी के तौर पर फ्रिज में रखता था। ये देखने में इतना खूंखार था कि कोई भी इससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था और दुनिया के कई देश इसे दैत की उपाधि भी दिया करते थे। जब इदी अमीन को ये पता चला कि हाईजैकर्स ने एयर फ्रांस से उस जहाज को हाईजैक कर लिया है जिससे इजरायली नागरिक हैं, तो वो इतना खुश हुआ कि वो हाईजैकर्स को मुबारकबाद देने के लिए एतवे एयरपोर्ट उनसे मिलने चला गया। साथ ही इसने अपने सबसे घातक कमांडो भी इन हाईजैकर्स की रक्षा के लिए उतार दिए। इन हाईजैकर्स में 2 फिलिस्तीन के थे और 2 जर्मनी के, और इन हाईजैकर्स ने इजराइल के सामने शर्त रख दी कि उन्हें $5 मिलियन की कीमत मिलनी चाहिए। साथ ही इजराइल और दुनिया के दूसरे देशों में बंद फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए। इजराइल ने भी चालाकी दिखाते हुए सौदेबाजी करनी शुरू करी और पैसे देने के साथ साथ फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ने की बात पर रजामंदी कर ली। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप दूसरे देशों में कैद फिलिस्तीनियों को भी रिहा देखना चाहते हो तो उसके लिए इजराइल के एम्बेसीज को थोड़ा वक्त देना होगा। दरअसल ये इजराइल की टाइम बाइंग टैक्टिक्स थी इन हाईजैकर्स पर हमला बोल सकें। इजरायली सरकार ने मोसाद को बंधकों को रिहा करवाने की पूरी छूट दे दी थी। मोसाद के सामने चुनौती ये भी थी कि उनके पास एतवे एयरपोर्ट की जरा भी जानकारी नहीं थी। लेकिन मोसाद के एजेंट को जब ये पता चला कि युगांडा के एतवे एयरपोर्ट को एक इजरायली कंपनी ने ही डिजाइन किया है तो उन्होंने उस कंपनी से एयरपोर्ट की सारी डिटेल मंगवा ली। साथ ही ये भी पता चल गया कि इजरायली नागरिकों और दूसरे देशों के नागरिकों को अलग अलग जगह रखा गया है, और वो इसलिए कि हाईजैकर्स को ये डर था कि कहीं दूसरे देश के कमांडो भी अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए कोई ऑपरेशन न चला बैठे। हाईजैकर्स ने इजराइल को सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया था और ये कह दिया गया था कि अगर उनकी मांगे 3 जुलाई की रात तक नहीं मानी गई तो 4 जुलाई को इजरायली बंधकों को मार दिया जाएगा। मोसाद को यह पता था कि अफ्रीका के सारे देश इजराइल से नफरत करते हैं और इनमें से कोई भी देश उनका साथ नहीं देगा, बल्कि उल्टे इदी अमीन तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है। हालांकि इजराइल के लिए थोड़ी अच्छी खबर ये थी कि सिर्फ केनिया उन्हें थोड़ी बहुत मदद देने को तैयार हो चुका था। मोसाद ने 5 भारी कार्गो प्लेन को इस ऑपरेशन के लिए उतारा, जिसमें 3 प्लेन में इजरायली कमांडो लैस थे, जबकि एक में छुड़ाए गए बंधकों को वापस लाने के लिए तैयार किया गया था और एक को इसलिए खाली छोड़ दिया गया था जिसमें घायल इजरायली कमांडोज को वापस लाया जा सके। इन 5 इजरायली जहाज़ों को लाल सागर होते हुए युगांडा में एंट्री लेनी थी। केनिया में रिफ्यूलिंग के बाद दोबारा उड़ना था। अफ्रीकी देशों की रडार से बचने के लिए ये 5 जहाज बस 100 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ रहे थे और 10 घंटों की उड़ान के बाद ये युगांडा के एतवे एयरपोर्ट के नजदीक पहुंच गए। हालांकि कमांडोज को इस बात की थोड़ी चिंता जरूर हो रही थी कि अगर रनवे की लाइट्स बंद होंगी तो
तो प्लेन लैंड कैसे होंगे। हालांकि किस्मत ने उनका साथ दिया और रनवे की लाइट्स ऑन थी। इजराइल को इस बात की भी खबर मिल चुकी थी कि ईदी अमीन एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने मॉरिशस गया हुआ है, इसलिए इजराइल ने अपने प्लेन को ऐसा बनाया था जिससे वो ईदी अमीन का ही जहाज लगे। साथ ही युगांडा के सैनिकों को कंफ्यूज करने के लिए वैसी गाड़ियों का काफिला भी जहाज से उतारा जो ईदी अमीन के साथ चलता था, और एक ऐसी मर्सिडीज भी उतारी गई जो हूबहू ऐसी थी जिसमें अमीन सवारी किया करता था। लेकिन शायद यही किस्मत थोड़ा धोखा दे गई। अमीन ने बस चंद दिन पहले ही काली मर्सिडीज की जगह सफेद मर्सिडीज इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी। युगांडा के एक सैनिक को शक हो गया कि ये काफिला अमीन का नहीं बल्कि कहानी कुछ और ही है, और उसने इजरायली कमांडो पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब इजरायली कमांडोज भी एक्शन में आ गए और उन्होंने फायरिंग कर पलटवार करना शुरू कर दिया। युगांडा के सैनिकों ने खतरे को भांपते हुए रनवे की लाइट बंद कर दी, लेकिन इजरायली कमांडोज ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च की मदद से बाकी जहाजों को लैंड करने में मदद करी, और अब तक एयरपोर्ट पर तगड़ा घमासान शुरू हो चुका था और इजरायली कमांडो एक के बाद एक युगांडा के सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे थे, और कुछ कमांडोज बंधकों को ढूंढने में लग गए थे। इस बीच कुछ कमांडोज 2 किलोमीटर दूर रखे गए बंधकों को छुड़ाने में कामयाब भी हो गए, और अब इजरायली कमांडोज ने वापस जाने का प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उन्हें 21 जहाज खड़े दिखाई दिए और उन्हें लग गया कि अगर इन मिग 21 जहाजों को बारूद से उड़ाया जाना इसलिए भी जरूरी है ताकि युगांडा की एयरफोर्स उनके कार्गो जहाजों को पीछा ना कर सके, और इजरायली कमांडोज ने एक के बाद एक सारे 11 मिग 21 जहाजों को उड़ा डाला और कुछ को छोड़कर युगांडा के ज्यादातर सैनिकों को मार दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज थे योनाथन नेतन्याहू, जो आखिरी सांस तक आतंकी और युगांडा के सैनिकों का मुकाबला करते रहे, लेकिन एक गोली लगने से उनकी मौत हो गई। लेकिन नेतन्याहू की शहादत बेकार नहीं गई और इजरायली कमांडोज अपने बंधकों को छुड़वाने में कामयाब भी हो गए, और सभी 5 जहाज प्लान के मुताबिक वापस तेल अवीव भी लैंड कर गए। इस दिलेर ऑपरेशन के बाद मोसाद ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवा लिया। साथ ही इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट की सफलता से ये मंत्र भी मिला कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो दिलेरी तो दिखानी ही होगी, और दिलेरी नहीं दिखा पाओगे कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।